हे गाइस, स्वागत है आपका स्टडी फॉर नौकरी चैनल पे। और आर एस खुरमी ऑब्जेक्टिव्स के हम सॉल्यूशंस को डिस्कस कर रहे थे। इस वीडियो में हम स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल के 179 से लेके 189 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस वीडियो की नोटिफिकेशन चाहिए तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे मैं कुछ कंसेप्ट या फिर कुछ पोस्ट डालते रहता हूँ, कुछ एमसीक्यू शेयर करते रहता हूँ, जो जीके जीएस के क्वेश्चंस होते हैं, एप्टीट्यूड या जो भी मुझे दिख जाता है, टेक्निकल भी, जिस पे वीडियो बनाना हर वक्त पॉसिबल हो नहीं पाता। एट द टाइम मुझे जो चीज़ दिख जाती है वो मैं यहाँ पे शेयर कर देता हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होगा आपके लिए, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करें। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हम कवर कर चुके हैं, स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल हम देख रहे हैं, और धीरे धीरे हम पूरे टॉपिक्स को गो थ्रू करेंगे कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ। अब ये डायग्राम देखिए, ये हमें डायग्राम दिया हुआ है, एक बीम का इस तरीके से लोडिंग है। तो हमें बताना है कि शियर फोर्स डायग्राम किस तरीके से होगा। अब ये शियर फोर्स डायग्राम बनाने के लिए देखिए, शियर फोर्स डायग्राम बनाने का ये जो डेरिवेशन है, ये आपके लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। पर शियर फोर्स डायग्राम बनेगा कैसे, कैसा होगा, ये आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। ये जो क्वेश्चन है जिस तरीके से सॉल्व होगा, ये गेट लेवल ईएससी लेवल का है। ये जो कंसेप्ट जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, मैथमेटिक्स जो लगा रहा हूँ, वो आपको नहीं लगानी एग्जाम में। एग्जाम में क्वेश्चन आए तो मैं तो ये बोलूंगा कि इस क्वेश्चन को छोड़ ही देना अगर आपको आंसर नहीं आता है तो। यहाँ पे मैथमेटिक्स लगा के आपको निकालना नहीं है, क्योंकि वहां पे टाइम बहुत कम होगा ना। अगर आप आरसीएफएल की तैयारी कर रहे हैं तो 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और इतने ही लगभग सिमिलर टाइम होगा आपके पास, तो आप इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं कर सकते जितनी मैं यहाँ कर रहा हूँ। पर ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको ये जो कंसेप्ट है ये क्लियर हो जाए। ठीक है, तो अपन आगे बढ़ते हैं। यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे मैं एक डीएक्स एलिमेंट ले रहा हूँ, उस पर मैं लोड की बात कर रहा हूँ। तो W एट एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा, ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी लगाऊंगा तो डब्ल्यू बाय एल इंटू एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये W एट एक्स है और ये W इंटू एल है, कंफ्यूज मत कीजिएगा। वी एक्स जो हो जाएगा, डी वी एग्जैक्टली बात करूं तो डी वी बाई डी एक्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस डब्ल्यू एक्स के बराबर। तो वी एक्स की वैल्यू जो आएगी वो यहां से आ जाएगी सी माइनस डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाय 2। तो आप देख सकते हैं कि, और फिर क्या करेंगे, एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, एट एक्स इज इक्वल टू जीरो यहाँ पे जो रिएक्शन है वो शेयर फोर्स होगा। यहाँ पे जो रिएक्शन आती है वो आती है डब्ल्यू एल बाय सिक्स, और यहाँ पे जो आती है वो डब्ल्यू एल बाय थ्री आती है। पिछले वीडियो में देख सकते हैं, देख चुके हैं। तो एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, वी एक्स इज इक्वल टू डब्ल्यू एल बाय सिक्स होती है, यहाँ पे रख दीजिए। तो कितना आ जाएगा, डब्ल्यू एल बाय सिक्स इज इक्वल टू सी। तो जो मेरी वी एक्स का फॉर्मूला आ जाएगा, वी एक्स का फॉर्मूला आएगा डब्ल्यू एल बाय सिक्स माइनस डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाय, यहाँ पे कितना एल था ना, हाँ, 2L आ जाएगा। तो ये जो इक्वेशन है यहाँ पे देखिए, वी एक्स की पावर मैक्सिमम पावर 1 है और एक्स की यहाँ पे स्क्वायर है, तो ये एक पैराबोलिक कर्व बनेगा। अब साथ में हमको ये भी पता है डी एम एक्स बाय डी एक्स वी एक्स के बराबर होता है। तो जो एम एक्स हो जाएगा वो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा सी प्लस डब्ल्यू एल बाय सिक्स एक्स माइनस डब्ल्यू एक्स क्यूब बाय 6L। तो ये शायद मैंने पिछले वीडियोस में निकाला भी था। तो अब x इज इक्वल टू जीरो पे जो मेरा मोमेंटम है वो जीरो होगा, क्योंकि ये सिंपली सपोर्टेड है। तो जो C1 है वो मेरा जीरो जाएगा। तो जो mx आएगा, यानी कि mx मतलब बोले तो बेंडिंग मोमेंट, वो आएगा क्यूबिकल, और जो मेरा आएगा शियर फोर्स वो आएगा मेरा पैराबोलिक। तो मेरा पैराबोलिक हो जाएगा। यहाँ पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट पूछ रहा है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ आएगा, जहां शियर फोर्स जीरो होगा। अब शियर फोर्स यहां से मैं लिखना चाहता हूं वी एक्स, इसको इसको यहां पे लिखता हूं। वी एक्स कितना आया है, डब्ल्यू एल बाय सिक्स माइनस डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाय 2L, यह आया है, देख लीजिए, डब्ल्यू एल बाय सिक्स माइनस डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाय 2L। तो जब मेरा शियर फोर्स जीरो होता है तब वहां पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा, इसको जीरो से इक्वेट करूंगा। तो ये डब्ल्यू से डब्ल्यू चला गया, ठीक है, डब्ल्यू से डब्ल्यू गया, सॉरी, और टू से ये थ्री चला जाएगा। तो ये एक्स इज इक्वल टू एल बाय रूट थ्री आएगा, और एक्स इज इक्वल टू एल बाय रूट थ्री मुझे कहाँ रखना है, इस इक्वेशन में रखना है, एम एक्स वाली इक्वेशन में। तो एम एक्स मेरा कितना था, डब्ल्यू एल
बाय 3x - WX² बाय WX³ बाय 6L। इसमें जब आपको रखेंगे तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो आ जाएगा सी ऑप्शन। 180 का आपका सी हो जाएगा। ये आप कैलकुलेशन थोड़ी सी कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आपको कितनी दूरी पे मिलेगा। तो हमने निकाला L/√3 से मिलेगा। लाइज एट अ डिस्टेंस B से L/√3 से। ठीक है, तो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर कहाँ पे होगा? तो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर अगर हम निकालना है तो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर वहां होगा जहां पे जो बेंडिंग मोमेंट है वो साइन चेंज करेगा। वो बेंडिंग मोमेंट जब साइन चेंज करेगा तो वो जीरो तो होगा। तो अगर निकालना है तो वो हो जाएगा, इसकी वैल्यू जीरो होगी। तो x = 0 हमारा आएगा, पर वहां पे जीरो होगा इस वजह से। दूसरा जो मेरा निकलेगा वो निकलेगा WL/3 = WX² बाय 6L। तो कितना आ जाएगा? x की वैल्यू आएगी रूट। अच्छा, ये पूछ रहा है, हाँ ये यहाँ पे होगा ही नहीं, इस वजह से नहीं आ रहा था। देखिए यहाँ पे जो बेंडिंग मोमेंट का मेरा डायग्राम बनेगा, देखिए मैथमेटिक्स कभी झूठ नहीं बोलती। यहाँ पे मैं वैल्यू निकाल रहा हूँ और वैल्यू आ रही है √2L। √2L तो यहाँ पे √2L की 1.414 आएगी। 1.414 तो 1 से बड़ा है, मतलब इसके रेंज में ही नहीं आएगा। क्योंकि क्यों नहीं आ रहा और आंसर गलत क्यों आ रहा है? क्योंकि इसमें बेंड यहाँ पे इस सिचुएशन में कहीं पे भी जो आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है, बेंडिंग मोमेंट जीरो होगा ही नहीं। इसका डायग्राम मैं बना देता हूँ किस तरीके से बनेगा। इसका डायग्राम जो है वो इस तरीके से बनता है। यहाँ पे WL/6 आएगा। तो जो डायग्राम बनेगा, शेयर फोर्स डायग्राम जो बनेगा वो बनेगा इस तरीके से। इस तरीके से बनेगा मेरा शेयर फोर्स डायग्राम। और बेंडिंग मोमेंट जो डायग्राम बनता है वो बनेगा इस तरीके से। और यहाँ पे जो बेंडिंग मोमेंट आएगा वो कितना आता है? WL³ बाय 9√3। तो इस तरीके से आपका आएगा आंसर। तो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर क्या होता है? पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर जहां वो होता है जहां पे बेंडिंग मोमेंट साइन चेंज करता है। तो 182 का बी आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहीं साइन चेंज हो रहा है बेंडिंग मोमेंट का? बेंडिंग मोमेंट तो हमेशा पॉजिटिव ही है। तो इस वजह से यहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर आएगा ही नहीं। मैं सोच रहा था इसी क्वेश्चन में कॉन्ट्राफ्लेक्चर पूछ रहा है। व्हेन शियर फोर्स एट अ पॉइंट इज जीरो, बेंडिंग मोमेंट क्या होगा? देखिए किसी भी अगर कर्व की स्लोप जीरो हो जाती है तो बेंडिंग मोमेंट वहां पे क्या हो जाएगा? जब स्लोप जीरो होती है तो वहां पे हमें मैक्सिमम देखने को मिलता है। तो 183 का सी, देखिए हम ये निकालते थे ना डी वाई, जैसे y = फंक्शन ऑफ x है, मैक्सिमम मिनिमा करते थे। तो y का अगर मैक्सिमम निकालना है तो dy/dx जीरो होगा। तो इस केस में अगर बेंडिंग मोमेंट निकालना है, बेंडिंग मोमेंट का स्लोप क्या, जो बेंडिंग मोमेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वी एक्स आएगा। यानी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का जो स्लोप है वो वी एक्स है। वी एक्स जहाँ पे जीरो होगा वहां पे बेंडिंग मोमेंट क्या होगा? वो मैक्सिमम होगा। तो और फिर 184 देखते हैं। इन अ सिंपली सपोर्टेड बीम कैरिंग अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड W पर यूनिट लेंथ, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। तो सिंपली सपोर्टेड बीम में पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर आया था क्या क्या यहाँ पे? इस ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, कहीं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर दिख रहा है? इससे पहले भी हमने सिंपली सपोर्टेड बीम को यूज किया, वहां पे कहीं भी कॉन्ट्राफ्लेक्चर नहीं आया। कॉन्ट्राफ्लेक्चर डज नॉट एग्जिस्ट इन सिंपली सपोर्टेड बीम। तो 184 का डी हो जाएगा। सिंपली सब पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर कहाँ आएगा? ओवरहैंग बीम में। ओवरहैंग बीम जो होती है वहां पे आपको पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर आएगा। आगे आएगा तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगा, क्वेश्चंस में आएगा। When there is a sudden increase or decrease in shear force diagram between the 2 points, it indicates। अच्छा, आप रिकॉल करें, इस तरीके से सिंपली सपोर्टेड डायग्राम बनाया था मैंने P। यहाँ पे P लोड लग रहा है, सिंपली सपोर्टेड बीम है। यहाँ पे P/2 आएगा, यहाँ पे भी P/2 आएगा। ठीक है, ये P/2 है, यहाँ बीच में कुछ नहीं है तो कर्व वैसा का वैसा रहेगा। यहाँ पे P फोर्स है, कॉन्सेंट्रेटेड लोड आया, तो शियर फोर्स डायग्राम एकदम से बदल गया, सडन चेंज आया। तो सडन चेंज कब आता है? जब पॉइंट लोड होता है किसी पॉइंट पे।
तो जब पॉइंट लोड आएगा आपका, तो वहां पे आपका सडन चेंज होगा, तो 185 का ए हो जाएगा. When the shear force diagram between any two point is in an inclined straight line, it indicates that the uniform varying load between the two point is. तो देखिए, जब इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन होगी, स्ट्रेट लाइन होती है, तो जो shear force डायग्राम होता है वो होता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के कारण, और यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड में होता है पैराबोलिक. पॉइंट लोड के केस में स्ट्रेट लाइन होगी, इंक्लाइन नहीं होगी, हॉरिजॉन्टल होगी, स्लोप जीरो होगी. ठीक है, तो यहां पे जो ऑप्शन हो जाएगा 186 का, वो बी हो जाएगा, क्योंकि जो शियर फोर्स डायग्राम है वो यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड के लिए पैराबोलिक बनेगा, जैसे कि हमने इस क्वेश्चन में देखा भी था. देखिए ये डायग्राम में देखो, ये यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड था, और यहाँ पे जो पैराबोलिक करवाया था, तो यहाँ पे नो हो जाएगा. When shear force diagram is parabolic curve at 2 point indicate that, वो क्या होगा, एक यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड होगा बिटवीन द पॉइंट. तो आपका यहाँ पे 187 का डी हो जाएगा. वही क्वेश्चन है, अलग तरीके से पूछा गया है. When there is no increase or decrease in shear force diagram between the 2 point, it indicate that no change in bending moment between the point. तो देखिए ये एक तरीके से सही नहीं है. क्यों सही नहीं है? शियर फोर्स डायग्राम अभी मैंने सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए बनाया था. यहां पे पी लोड लगा है, यहां पे P/2 आएगा, यहां पे P/2 आएगा. इसका मैं शियर फोर्स डायग्राम बनाऊंगा, तो यहां से P/2, ये P गया, और यहां पे P/2. अब देखो यहां पे जो शियर फोर्स है वो चेंज नहीं हो रहा, ठीक है, मगर इसका जो डायग्राम बनता है वो इस तरीके से बनता है. अब शियर फोर्स में यहां कोई इंक्रीज और डिक्रीज तो है नहीं, इतने एरिया में कोई शियर फोर्स में इंक्रीज और डिक्रीज नहीं है, पर यहां पे बेंडिंग मोमेंट वेरी कर रहा है. हाँ, अगर शियर फोर्स जीरो होता है तो बेंड जितने रेंज में, वहां पे बेंडिंग मोमेंट में कोई भी चेंज नहीं आता, तो नो चेंज होता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाऊं, एक और कर्व देखते हैं. ओवरहैंग बीम का केस ले लेते हैं. ओवरहैंग का क्यों लेना, ये वाला केस भी तो ले सकते हैं. मान लीजिए यहाँ पे पी लोड आ रहा है, यहाँ पे भी पी लोड आ रहा है, तो यहाँ पे पीपी आ रहा है, सिमेट्रिसिटी है तो यहाँ पे भी पीपी आएगा. ये ए है, ये भी ए है, ये भी ए है. अब इसका अगर मैं शियर फोर्स डायग्राम बनाऊंगा, तो यहाँ पे पी ऊपर की तरफ है, बीच के इस एरिया में कुछ भी नहीं है, फिर पी नीचे की तरफ आ गया. पी ऊपर गया था मैं, पी नीचे आ गया, बीच में कुछ भी नहीं रहा, शेयर फोर्स जीरो. फिर पी नीचे की तरफ है, फिर यहाँ पे जो रिएक्शन है वो ऊपर की तरफ है, तो ये बना मेरा एस एफ डी. यहाँ पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव. ठीक है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाऊंगा ना, तो बेंडिंग मोमेंट बनेगा इस तरीके से, क्योंकि ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो एंड्स पे मेरा देखो जीरो हो रहा है. ये मेरा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है, BMD. अब देखो क्वेश्चन पढ़ो. When there is no increase or decrease in shear force between the 2 point, it indicates that there is no change in bending moment between these point. इन दोनों पॉइंट के बात करो, देखो इसको A, इसको B, इसको C और इसको D नाम दिया है. बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इतने ध्यान से तो मुझे नहीं लगता कोई भी बताएगा, आगे बढ़ जाएगा 2 मिनट में. अब देखिए ए से बी के बीच में जो शियर फोर्स है वो कांस्टेंट है, P है, हर जगह P मिलेगा, पर बेंडिंग मोमेंट इंक्रीज कर रहा है. पर हाँ देखो यहाँ पे शियर फोर्स जीरो है और उसमें कोई भी चेंज नहीं हो रहा, तो बेंडिंग मोमेंट चेंज नहीं हो रहा है. पर यहाँ पे भी शियर फोर्स -P है, और थ्रू आउट लेंथ C और D के बीच में वो -P है, पर यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट डिक्रीज कर रहा है, तो ये हमेशा सही नहीं होगा, ये हो जाएगा फॉल्स. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट है? अ कंटिन्यूअस बीम हैज टू सपोर्ट एट द एंड्स. टू सपोर्ट एट द एंड्स होते हैं, वो उसको क्या बोलते हैं? सिंपली सपोर्टेड बोलते हैं, कंटिन्यूअस थोड़ी ना बोलते हैं.
यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड स्प्रेड यूनिफॉर्मली ओवर द होल लेंथ ऑफ द बीम। तो ये बिल्कुल सही है, 29 का बी सही है। द बेंडिंग मोमेंट इज द मैक्सिमम वेयर द शेयर फोर्स इज, बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा जहां शेयर फोर्स मैक्सिमम होता है, नहीं जहां शेयर फोर्स जीरो होता है। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट सिंपली सपोर्टेड बीम में आपको WL/2 मिलेगा, तो ये भी गलत है। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपका बी है, 189 का बी। तो फिलहाल ये एंड है वीडियो का। वीडियो पसंद आए तो जरूर से इसे लाइक कीजिएगा, अप्रिशिएट कीजिए। अगर आपको जो कंसेप्ट मैं समझाना चाह रहा हूँ वो अगर समझ में आता है, अगर मेरा समझाना आपके को समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ उसे अप्रिशिएट कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ऐसे ही और ज़्यादा वीडियोस के लिए। कुछ लोग बोल रहे थे कि सर पेड आप कंटेंट ले आए, पेड कोर्स ले आए NLC के लिए या बाकी एग्जाम्स के लिए। तो यार पेड कोर्स लाने का अभी मेरा कोई प्लान है नहीं, ना ही मतलब हमारे चैनल का ही कोई प्लान नहीं है। हम जो भी कर रहे हैं एकदम फ्री कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। पर फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई एक टीचर आपको बहुत अच्छे से पढ़ा रहा है, सपोज RK कलिंदी सर ने आपको एप्टीट्यूड बहुत अच्छे से पढ़ाया, रोशन सर का GK आपको बहुत प्यारा लग रहा है, या मेरा कोई वीडियो आपको ऐसा लगता है कि डिजर्व करता है वो, तो जो ज्वाइन बटन होता है उसको प्रेस कीजिए और फिर आप हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं। उसके लिए कुछ आपको फीस पे करनी होगी, वो फी के पे करेंगे तो वो हमको डायरेक्टली मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप कुछ सपोर्ट करना चाहते हैं, कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, पर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है आप पे। आपको अगर ऐसा लगे तो आप कीजिएगा, बाकी ऐसी कोई ऑब्लिगेशन हमारी है नहीं। तो खैर ये वीडियो का एंड है, एंड एज ऑलवेज